हेलो दोस्तों, कैसे हैं। तो अभी तक मैं लेक्चर 3 तक कर चुका हूं, लेक्चर 3 तक पूरा हो गया है और लेक्चर 4 में आज हम जो ये बताने जा रहा हूं। लेक्चर 4 में जो नया टॉपिक में क्या बताया, जो हमारा इम्पल्स होता है, जो हमारा इम्पल्स के बारे में बताया था। जो एक इम्पल्स में लेक्चर 3 तक यहाँ तक बताया था कि जो हमारा इम्पल्स होता है वो क्या था, नॉर्मल कंडीशन में था। जब हमारा जो इम्पल्स क्या था, नॉर्मल कंडीशन में कितना था, पहले कैसा करता हूँ कि 3 तक जो बता चुका हूँ, जो अब वीडियो अपलोड हो चुका है। और ये 3 में जो लास्ट में क्या बताया था, मैं उनके बारे में कुछ रिकॉल करवा दे रहा हूँ कि लेक्चर 3 में जो लास्ट में ये बताया था कि जो हमारा ये जो न्यूरॉन का जो हिस्सा एक्सॉन होती है, पहले एक्सॉन हिलॉक के बारे में बताए थे। मेन इंपॉर्टेंट ये है एक्सॉन हिलॉक क्या होता है। तो एक्सॉन हिलॉक जो होता है कि हमारी जो साइटोन होती है, जो न्यूरॉन का जो भाग होती है, जहाँ सेल बॉडी या साइटोन होती है, सेल बॉडी का क्या होती है वह भाग, साइटोन का वह हिस्सा होती है जहाँ क्या होती है एक्सॉन निकलती है। वहां पे हम लोग क्या उसको बोलते हैं, एक्सॉन हिलॉक बोलते थे। और हम लोग ये भी देखे हैं कि एक जो लेक्चर 3 का बात बता रहे, लेक्चर 3 में मैं ये बात कर चुका हूँ, लेकिन हमें जब लेक्चर 4 में जब हम लोग आगे चलते हैं तो मैं पहले का कुछ रिकॉल करवा दे रहा हूँ, ताकि आप लोग वो सिस्टमेटिक ढंग से क्या करें, आप लोग वो लगातार जुड़ सके। वो आप वेब में, जिस वेब में मैं बता रहा था उस वेब में आप लोग क्या करें, पकड़ सके। तो मैं सबसे पहले ये बता रहा हूँ, वो लेक्चर 3 में ये भी मैं थोड़ा रिकॉर्ड करवा दे रहा हूँ कि उसमें एक जो बताया थी, वो क्या कहते हैं, एक्सॉन हिलॉक। एक्सॉन हिलॉक को हम लोग ट्रिगर जोन भी बोलते हैं। और वहां पे जो ट्रिगर जोन होता है, ट्रिगर जोन जो होता है क्या, एक्टिवेट करने काम करता है। वहीं ट्रिगर जोन से हमारा जो इम्पल्स होता है, जो हमारे कोई आवेग होता है, जो इम्पल्स कोई हमको, जैसे हम लोग देखो इम्पल्स तो हम लोग को साधारण भाषा में बताए थे इम्पल्स क्या होती है। इम्पल्स जैसे हम लोग शांत, जो हम नॉर्मल अवस्था, नॉर्मल कंडीशन में जब बैठे रहते हैं तो उसको क्या होती है, नॉर्मल कंडीशन का जो हम ये बताए थे, नॉर्मल कंडीशन का कितना होता है उसका माइनस 70 मेगावोल्ट होता है। वो आप लोगों में पहले रिकॉर्ड, ये जो ट्रिगर जोन होता है ये एक्टिवेट करने की जगह होती है। मैं इससे पहले ये भी बताऊँ लेक्चर 3 में, और एक्सॉन का वो जो नीचे वाला भाग होता है, जो टर्मिनल भाग होता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक नॉब बोलते हैं। और ये सिनेप्टिक नॉब जो होता है ना, अब ये मैं पहले तो मैं कुछ रिकॉर्ड करवा दे रहा हूँ कि लेक्चर ये पहले हम एक हंसता खिलता हुआ क्या करेंगे, न्यूरॉन बना लेंगे। ये हंसता खिलता हुआ न्यूरॉन है। और न्यूरॉन के हम अंतिम भाग में बताए कि ये जो होता है ना बाबू, ये क्या होता है, एक सिनेप्टिक नर्व होता है। क्या होता है सिनेप्टिक नर्व, आप लोग लिख लिए, हम लेक्चर बता दिए, तुम कुछ रिकॉर्ड करवा दे रही है। सिनेप्टिक नर्व के अंदर का कुछ पुटिका होती है, और उस पुटिका को हम सिनेप्टिक वेसिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक वेसिकल। और सिनेप्टिक वेसिकल्स के जो होता है ना, अंदर में एक न्यूरोट्रांसमीटर भरी होती है, एक द्रव लिक्विड भरा होता है। किसके अंदर, एक सिनेप्टिक नर्व के अंदर क्या होता है, सिनेप्टिक वेसिकल होती है। और सिनेप्टिक वेसिकल्स के जो अंदर होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर होती है। ओके, वही न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है, न्यूरो यानी एक जगह से दूसरे जगह जो संदेश देने काम करते हैं, वो न्यूरोट्रांसमीटर के साथ उससे होती है। तो मैं पहले का ये रिकॉल करवाऊँ, लेक्चर 3 के बारे में ये बता चुका हूँ। और लेक्चर 3 में मैं ये भी बताया हूँ कि हमारा जो इम्पल्स होती है, कोई भी इम्पल्स जनरेट करती है, हमारे माइंड तक सीधा नहीं पहुंचाती है। उसके लिए क्या होती है, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कॉन्टैक्ट होती है, और वो हमें क्या होती है, एक इलेक्ट्रिकल एक केमिकल के तरह से भी हम वहाँ पे एक दूसरे जगह क्या जनरेट कर सकते हैं। तो मैं अभी ये देखता हूँ कि हमारा जो क्या कहते हैं, हमारा जो ये इम्पल्स है, हमारा जो न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन एक दूसरे से जुड़ा होता है, और एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन तीसरे न्यूरॉन को ये मैसेज देते देते हमारे माइंड तक पहुंचाती है, और वहां से हमारी माइंड एक्टिवेट होती है। और उस जो काम, जो इम्पल्स जनरेट हुए किस काम के लिए, उस काम हम लोग वो करते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, तो मैं अब लेक्चर 4 चालू करूंगा, लेक्चर 4 चालू करूंगा। तो सबसे पहले मैं इसको बोर्ड को साफ कर दे रहा हूँ, जो पहले भी रिवाइज करवाया गया था। तो सबसे पहले मैं यहाँ देख रहा हूँ कि लेक्चर 2 में हम ये देखेंगे, लेक्चर 1 में तो ये भी देख चुका हूँ, जब हमारा विराम अवस्था में नॉर्मल कंडीशन में हमारा एक्सॉन रहे, नॉर्मल कंडीशन में न्यूरॉन जो रहे, तो हमारा वो बॉडी का क्या क्या होता है। नॉर्मल जो कंडीशन होता है माइनस 70 मेगावोल्ट होती थी, जो एक भी इम्पोर्टेंट थी। और वहाँ पे मैं एक जो एक्सॉन का एक क्या ट्रांसवर्स ये काटा था एक्सॉन का, है ना। ये हम एक एक्सॉन लिए थे, ये एक्सॉन लिए थे, और एक्सॉन को हम लोग क्या काट के यहाँ पे क्या बताए थे,
एक बताए थे यहाँ पे पोटेशियम आयन, एक बताए थे प्रोटीन। ये मैं थोड़ा थर्ड का और रिकॉल कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे एक लिए थे क्या, सोडियम आयन, एक क्या लिए थे बताओ, एक सोडियम आयन लिए थे और क्या लिए थे, एक सोडियम आयन लिए थे, एक क्लोराइड लिए थे, बिल्कुल राइट, एक सोडियम एक क्लोराइड। और एक हम इनको क्या माने थे, और सोडियम प्रोटीन को क्या माने थे। तो देखो हम लोग जब एग्जाम का एक टुकड़ा लिए थे ना, तो हम लोग सोडियम पोटेशियम को क्या माने थे, हस्बैंड वाइफ माने थे। और ये सोडियम और क्लोराइड को क्या माने थे, BF माने थे। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं हस्बैंड और वाइफ में जब ये जो नॉर्मल कंडीशन में था, यहाँ पे क्या था, ये पोटेशियम बाहर निकल रही थी, लेकिन प्रोटीन बाहर नहीं निकल रही थी, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक जो उसका पोटेंशियल जो इलेक्ट्रिक जो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फोर्स था वो बहुत थी। और यहाँ पे जब ये प्रोटीन आगे जा रहा था, तो यहाँ पे एक जो है, एक जो लेमा एक मेम्ब्रेन थी, उसको बोल रहा था नहीं नहीं तू नहीं जाएगी, सिर्फ कौन जाएगा, आपका पति जा सकता है बैरियर से बाहर, आप नहीं जा सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन का जो है इलेक्ट्रिक जो फोर्स था वो मौजूद था। और जब ये बाहर खींचा, जब मेम्ब्रेन तक गई, तो यहाँ पे इधर क्या होगी, माइनस होगी, इधर पॉजिटिव होगी। और यहाँ पे क्या हुई, पोटेशियम निकल गई। यहाँ पे पोटेशियम, इसी के कारण क्या होता है, ध्रुवीकरण हुआ था, पोलराइजेशन हुआ था। जो पोटेशियम, ये भी नीट के एग्जाम में मेन VVI पॉइंट है। जो ये पोटेशियम आयन किसके कारण निकलती है, ये जो होता है ना, किसके कारण निकलती है, जो पोटेशियम आयन जो निकलती है वो क्या कहते, वो होता है ध्रुवीकरण के कारण निकलती है, किनके, पोलराइजेशन के कारण निकलती है। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नॉर्मल कंडीशन में। अब यहाँ पे आ गया भाई हमारी जो बॉडी होती है, जैसे हम लोग कोई शांत रहते हैं और वहाँ पे कोई किसी या कोई फ्रेंड आ जाए, तो एकाएक देखते क्या है, तो यानी एकाएक देखते हैं या पीछे में कौन है। बहुत ऐसा होता है, जैसे हम लोग क्या होती है पढ़ते हैं, जो हम लोग नॉर्मल कंडीशन में जब पढ़ते रहते हैं, तो मुझे कुछ पता नहीं चलता है कि हमारे बाहर से क्या गया, इधर से क्या गया, उधर से क्या गया, हमको क्या करें, कोई चीज़ पता नहीं लगता है। लेकिन हम जब पढ़ते हैं और कोई पीछे से आके क्या एक जोर से मार दिया, जब जोर से मार दिया तो हमारे क्या होगा, बॉडी में क्या स्टिमुलेट पैदा होगा। और जब ये स्टिमुलेट पैदा होगा तो ये BF को लगा रहे, चलो देखते अंदर में क्या होता है। लेकिन ये जब हस्बैंड और वाइफ यानी पोटेशियम प्रोटीन जब बाहर अंदर में था, तो ये क्या हुआ था, बाहर गए थे पोटेशियम घूमने के लिए, लेकिन उसके वाइफ को नहीं जाने दिया। ये क्या नॉर्मल कंडीशन में बताए थे। और मैं अब जा रहा हूँ भाई, कोई आपको स्टिमुलेट दे, स्टिमुलस दे, यानी कोई उद्दीपक आपके बॉडी पे दे दे, यानी कोई उद्दीपक आपके बॉडी पे आ जाए, तब हमारी बॉडी में क्या, हमारी ब्रेन तक मैसेज कैसे जाएगा। ओके, तो चलो चलते हैं। तो हम सबसे पहले एक बड़ा ग्राफ ले लेंगे, हम सेकेंड यहाँ पे लिख देंगे। सेकेंड में क्या, जब उद्दीपक क्या करेंगे, व्हेन स्टिमुलस कम, व्हेन स्टिमुलस कम्स, जब उद्दीपक आए, जब उद्दीपक आने पर, हिंदी और इंग्लिश मीडियम इस पे दोनों आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करें, सेकेंड क्या होगी, जब हमें उद्दीपक स्टिमुलस कम, जब हमारे उद्दीपक हमारे बॉडी पर आए, तब हम लोग क्या करते हैं, तो तब हमारी जो आयन्स होती है, एक मैसेज दूसरे न्यूरॉन्स को, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को कैसे मैसेज देता है, और वो हमारे माइंड पे, हमारे ब्रेन पे कैसे इफेक्ट करता है, तब उसको हम लोग क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। वो मैं ये सेकेंड में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले एक बड़ा हम ग्राफ ले लें, एक बहुत बड़ा ले लेते हैं, एक हम एक जॉन ले लेते हैं, पेन नहीं चल रहा है, एक जॉन ले लेते हैं, कोई दिक्कत। इसमें देखो, जो पहले नहीं समझा, यहाँ पे आप लोग दोनों समझ सकते हैं। क्या करोगे आप लोग, यहाँ पे दोनों समझ सकते हैं, सिर्फ इनको देखो, इसमें दोनों कवर हो जाएगा। जब हमारे बॉडी पे स्टिमुलस नहीं था तब हमें क्या था, और जब हमारे बॉडी पे स्टिमुलस आया तब इसमें क्या क्या पद्धति थी, उनका हम दोनों बारे में हम देख लेते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या बोर्ड में पूरा दिखाई दे रहा है, हाँ पूरा दे रहा है। तो यहाँ पे हम चलो देखते हैं कि हमारा जो
बॉडी है। एक नंबर में क्या बताए थे शुरू में लेक्चर 3 में, तो जब एक में क्या था नॉर्मल कंडीशन, एक में क्या था नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में क्या था कि यहाँ पे एक ले लेते हैं। जब नॉर्मल कंडीशन में क्या था कि हमारा जो एक्सॉन थी, जो हम एक लिए थे, उस एक्सॉन में क्या होती थी कि हमारा पोटेशियम बाहर निकलती थी और प्रोटीन के अंदर रह जाती थी। पोटेशियम जो बाहर निकलती थी उसको हम लोग ध्रुवीकरण यानी पोलराइजेशन बोलते थे। क्या थी जब नॉर्मल कंडीशन में क्या थी, वहां पे पोटेशियम क्या थी बाहर निकल रही थी ना, तो बाहर में क्या होगा, बाहर में पॉजिटिव होगा। क्या होगा, बाहर निकल रही थी, बाहर में क्या होगा पॉजिटिव, यहाँ पे लिख दो पॉजिटिव, और अंदर क्या होगा नेगेटिव। ये क्या हुआ नॉर्मल कंडीशन में बता रहे हैं, नॉर्मल स्टेट, नॉर्मल स्टेट। ओके, यहां तक कोई दिक्कत, यहाँ क्या होगा नॉर्मल स्टेट। और हम ये बताए थे ना कि नॉर्मल स्टेट में यहाँ पे क्या था कोई उद्दीपक नहीं होती थी। नॉर्मल स्टेट में यहाँ पे लिख देंगे व्हेन, क्या लिखेंगे बोलो, व्हेन देयर इज नो स्टिमुलस, यानी यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो नॉर्मल कंडीशन में वहां पे कोई उद्दीपक नहीं था, तो वहां पे कितना था -70 मिली वोल्ट। कितना था, ये एग्जाम क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसको याद रखना है। यहाँ तक कोई भी दिक्कत, यहाँ पे क्या कोई भी उद्दीपक नहीं था। अब हम मेन पॉइंट में चलिए आते हैं। अब मेन पॉइंट है भाई हमारे बॉडी में जो उद्दीपक नहीं थे, जो हम पहले देख चुका हूँ। जब हमारे बॉडी पे उद्दीपक आ जाए तब हम क्या करेंगे, जब हमारी बॉडी पे कोई, जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं और हमारे हाथ पे यहाँ पे क्या कोई कील चुभा दे, और ये कील चुभाए तो हमारे ब्रेन तक कैसे पहुंचेगा, और ये ब्रेन तक पहुंचेगा कि हमारे न्यूरॉन्स जो होता है एक दूसरे से जुड़ा होता है, और एक मैसेज दूसरे को देता है, दूसरा तीसरा को देता है। यानी वो जो इम्पल्स होता है, जो आवेग होता है, वो एक जगह से दूसरे जगह जो ले जाती है, तो हम उनके बारे में बात करते हैं जो हमारे बॉडी पे स्टिमुलस पैदा करते कोई। तो यहाँ पे हम सेकंड ले लेते हैं। एक तो नॉर्मल कंडीशन में ले लिए कितना -70 मेगावोल्ट, और दूसरा में ले लेते हैं हम सेकंड में कब ले लेते हैं, व्हेन स्टिमुलस कम्स, जब उद्दीपक हो, व्हेन स्टिमुलस कम्स। यहां तक कोई दिक्कत, जब उद्दीपक पैदा हो, तो मैं आप लोग को यह बताया था कि जब उद्दीपक पैदा होता है, एक बाहर में जो ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में था, क्या बाहर में कौन कौन था, एक सोडियम एक क्लोराइड था। BFGF बाहर में था और हस्बैंड और वाइफ क्या था अंदर में था। ओके, और बाहर में कौन था सोडियम और क्लोराइड, जो BFGF उनका नाम दिए थे। ओके, वो अब सोडियम यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, एक नॉर्मल मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो हम सोडियम और क्लोराइड जो लिखे थे, अब ये क्लोराइड जब उद्दीपक पैदा होते क्या होगा अंदर आएगा, और फिर यहाँ पे ये क्या होगा क्लोराइड भी अंदर आएगा, लेकिन इसको आने नहीं देगा। जब उद्दीपक पैदा हो, जब कोई स्टिमुलस देती है, जो एक्सोलेमा होता है, जो एक्सॉन का जो मेम्ब्रेन होती है, उद्दीपक आने पर ये सोडियम के लिए क्या होती है परमेबल हो जाती है। यहाँ तक कोई दिक्कत। जब हमें नॉर्मल कंडीशन में देखो यहाँ पे दोनों मिला के ले जा रहे हैं। जब हमारे नॉर्मल कंडीशन में क्या थी, जब कोई नॉर्मल कंडीशन में थी, तो हमारे जो एक्सोलेमा थी, जो एक्सॉन की मेम्ब्रेन थी, वो किसके लिए परमेबल होती थी, सोडियम के लिए, सॉरी ये पोटेशियम के लिए परमेबल होती थी। लेकिन जब भाई उद्दीपक आ जाए, नहीं होता है कि कोई, जैसे हम लोग पार्क जाते हैं, जैसे देखे होंगे हस्बैंड और वाइफ तो एक जगह बैठी होगी, उसको कोई दिक्कत नहीं, और वहां पे जब ये पार्क में BFGF बैठा होगा, यहाँ पे कोई पुलिस आ गया, कोई क्या कहते हैं ये बजरंग बल की जब सेना आ जाती है, तो वो दोनों भागने का काम करती है। यानी उस पर किस तरह की इफेक्ट पड़ा, वो इफेक्ट ये पड़ा, उस पर क्या हुआ, उस पर किस तरह की इफेक्ट पड़ा, स्टिमुलस को उद्दीपक दे रहा है, भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है, अंदर भाग रहा है, जब कोना छुपने के लिए कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है। कौन, सोडियम। और सोडियम के लिए जो लड़का है BF, जो सोडियम जो अंदर जाने को तो तेजी से भाग जाएगा, लेकिन लड़की पकड़ा जाएगी। ठीक है, कौन पकड़ा जाएगी, क्लोराइड पकड़ा, वो अंदर नहीं जा पाएगी। ठीक उसी प्रकार जो पहले मैं बता चुका हूँ लेक्चर 3 में। तो ये जो सोडियम के लिए जो उद्दीपक आ जाती हैं, जो स्टिमुलस आ जाती हैं, ये सोडियम के लिए क्या होती है, एक्सोलेमा क्या होती है, परमेबल हो जाती है। ठीक ना, ये सोडियम अंदर जा सकती है। और यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं जो
क्या एक्सोलेमा सोडियम के लिए पारगम हो जाती है। ये जो होता है यहाँ पे व्हेन स्टिमुलस जो होता है, जब स्टिमुलस आ जाता है तो क्या होता है, एक्सोलेमा जो होता है, एक्सोलेमा जो होता है सोडियम के लिए क्या होता है, सोडियम के लिए क्या होती है, पारगम्य हो जाती है, पारगम्य परमेबल हो जाती है। यहाँ तो कोई दिक्कत। तो हम आगे देखते हैं, जब सोडियम के लिए पारगम्य हो जाती है तो सोडियम क्या होगा, अंदर आएगा। जब यह सोडियम अंदर आएगा तो बाहर क्या होगा, निगेटिव होगा। बाहर यहाँ पे ले लो, यहाँ बाहर क्या होगा, बाहर निगेटिव होगा और अंदर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सेकेंड, जब स्टिमुलस पैदा होता है तब बता रहे हैं, कब, जब स्टिमुलस पैदा होगा तब सोडियम क्या होगा, अंदर आएगा। जब सोडियम अंदर आएगा, जब सोडियम अंदर आएगा तो बाहर क्या होगा, निगेटिव, अंदर क्या होगा, पॉजिटिव। यहाँ पर कोई दिक्कत। और जब सोडियम अंदर आ जाएगा तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं विध्रुवीकरण। जैसे हम लोग फर्स्ट में नहीं बताए थे, वहाँ पोटेशियम बाहर निकल रहा था तो उसको जो प्रोटीन ये दोनों था उसको हम क्या बोलते, ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन। लेकिन यहाँ पे जब स्टिमुलस देने के बाद सोडियम अंदर आया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विध्रुवीकरण। क्या बोलेंगे, विध्रुवीकरण। और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे, विध्रुवीकरण, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिपोलराइजेशन। ओके, कोई दिक्कत। यहाँ पे आ गया। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं ना कि ये विध्रुवीकरण कैसे क्यों आया। अब ये एग्जाम में ये भी पूछ सकता भैया, अब हमको ये बताओ कि यह विध्रुवीकरण क्यों हो गया। अब तो हम समझते थे कि जब हमारे जब न्यूरॉन जो होता है नॉर्मल कंडीशन में होता है तो भैया पोटेशियम वहाँ पे क्या, पोटेशियम आयन भाग रहा था, इसीलिए हम उसको विध्रुवीकरण, डिपोलराइजेशन कहते हैं। यहाँ पे सॉरी मिस हो गया। और यहाँ पे हम नॉर्मल कंडीशन में क्या बताए थे, जब वहाँ पे पोटेशियम आयन निकल रही थी उसको तो क्या बोलते, ध्रुवीकरण बोल रहे थे, जिसको हम बोल रहे थे क्या, पोलराइजेशन। वहाँ पे तो पोटेशियम आयन बाहर निकल रही थी भैया, यहाँ पे सोडियम अंदर यहाँ पे आ रही है, और जब आ रही है तो इसको हम क्या बोलते हैं, विध्रुवीकरण। क्यों, यहाँ पे लिख दूं क्या, चलो लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सोडियम, क्या लिखेंगे, सोडियम बाहर जाने की वजह से विध्रुवीकरण होगा, अंदर आने, सॉरी यहाँ पे लिख दो अंदर, लिख दो सोडियम के अंदर आने की वजह, सोडियम के अंदर आने की वजह से, यहाँ तक कोई दिक्कत। किसके, सोडियम के अंदर आने से क्या होता है, विध्रुवीकरण, डिपोलराइजेशन होता है। कैमरा सही है, हाँ सही है। तो हम अब फिर देखते हैं, जो अंदर आ गया उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो सोडियम आयन जो बाहर आया तो उसमें कई नंबर होते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं कि -69, -68, माइनस कुछ ले लो, -67, उसके बाद माइनस कितना होगा, 55, 55। लेकिन यहाँ पे देखो -60, लेकिन हम लोग तो कुछ देखेंगे, और -70 ले लो, -70, कोई दिक्कत तो नहीं ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ तक हम देख ही लिए, तो एक और देखेंगे -55 को हम लोग यहाँ पे एक नाम दे देते बाबू, यहाँ पे एक नाम दे देंगे, और वो नाम क्या होगा, -55 को हम लोग एक नाम देते हैं, याद रखना, ये -55 को एक नाम दे देते हैं, और इसको -55 को क्या नाम देंगे, इसको नाम देते हैं, कहाँ लिख दूँ, यहाँ। तो इसको यहाँ से लेके यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसको क्या नाम देंगे, -55 को क्या नाम देंगे, थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ नर्व इंपल्स जनरेशन। यहाँ पे क्या थ्रेशोल्ड लिख दूं क्या, TH, थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ नर्व इंपल्स
नर्व इम्पल्स जनरेशन। मैंने 55 का एक नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया? थ्रेशोल्ड वैल्यू। यानी यहाँ पे एग्जाम में ये पूछता है कि हमारा जो सोडियम आयन जो होता है अंदर आता है और सोडियम आयन विध्रुवीकरण यानी डीपोलराइजेशन होता है, और वहाँ पे जो -55 का नाम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ इम्पल्स जनरेशन। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? लेकिन यहाँ तक अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी क्या हुआ है? चालू हुआ है। लेकिन यहाँ पे जीरो, जैसे यहाँ पे और ले लो -40, यहाँ पे 0, 10, पहले ही नहीं चल रहा है। माइनस क्या होगा? 0, 10, 20, पॉजिटिव 30, और यहाँ पे भी 30 का भैया एक नाम होगा, और ये 30 का नाम क्या होगा? एक्शन पोटेंशियल जनरेशन। और ये 30 का नाम क्या होगा? एक्शन पोटेंशियल जनरेशन। एक्शन पोटेंशियल जनरेशन किसको बोलते हैं? 30 को क्या बोलते हैं? एक्शन पोटेंशियल जनरेशन भी बोलते हैं। लेकिन 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 हम यहाँ पे जब ये 30 पे चले आए, लेकिन हमें याद रखना है कि यहाँ पे जो स्टिमुलस पैदा होती है ना, कि हमारे जो हम फर्स्ट में कैमरा देख लो तो हमारे बॉडी में फर्स्ट बार देखे थे जो हमारे एग्जॉन थी, जो नॉर्मल कंडीशन में होती थी उसको -70 मेगावोल्ट थी। लेकिन जब हम नॉर्मल जैसे विराम अवस्था में रहते हैं, उनकी जो स्टिमुलस यानी उद्दीपक पैदा करने के लिए उसकी उतनी औकात होना चाहिए, कितनी औकात होना चाहिए? -55 तक उसकी मेगावोल्ट होना चाहिए। यदि यहाँ तक हमें नहीं आया तो मुझे कुछ नहीं पता चलेगा। कोई हमें स्टिमुलस दे रहा है, कोई हमसे कुछ बोल रहा है, या हमें कोई किल चुबा रहा है, यानी हमें कोई किल चुबा रहा है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? -55 यानी थ्रेशोल्ड वैल्यू। देखो यहाँ पे फिजिक्स में नहीं चले जाना कि थ्रेशोल्ड वैल्यू एनर्जी ये सब, यहाँ पर एक मान होता है। ये क्या होता है? एक मान होता है कि हमारा जो स्टिमुलस पैदा करने की जो मान होती है वो क्या है? -55 होती है। क्या होती है? थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ नर्व इम्पल्स जनरेशन होती है। यहाँ तक कोई भी दिक्कत? हम आगे ये देखते हैं कि यहाँ तक कोई भी दिक्कत तो बताओ। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे इसकी औकात कितनी होनी चाहिए? हमें नर्व इम्पल्स पैदा जनरेट करने के लिए -55 होना चाहिए, यानी -75 होने चाहिए, -69 यानी -68। जहाँ तक आ जाएगा ना भाई, उनको नहीं पता चलेगा कि हमारे कोई क्या स्टिमुलस दे रहा है या कोई उद्दीपक दे रहा है, हमें कोई भी पता नहीं चलेगा। इसके लिए हमें -55 की हमें इम्पल्स जनरेट करनी जरूरी है। ओके, तो वहीं पे हम यहाँ पे यहाँ पे 30 दे दिया है। यहाँ पे 30 का क्या नाम दिया है? एक्शन पोटेंशियल एनर्जी नाम दिया है। और फिर वहाँ पे आगे हम ये देखना चाह रहे हैं कि उसके बाद क्या होती है ना कि हमारा जो ये होता है, उसके बाद जब ये इतना तक चले आती है, उसके बाद फिर भैया एक खेल चालू हो जाता है। और वो खेल क्या होती है? वो खेल ये होती है कि फिर से यहाँ पे जो पोटेशियम, यहाँ पे सोडियम आयन अंदर आ रहा था, जब सोडियम आयन की जनसंख्या मात्रा वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी, तो पोटेशियम आयन क्या होगी? बाहर निकलने की सोचेगी। भाई वो हम बाहर सोडियम पोटेशियम आयन बाहर निकलने की सोचेगी। और ये पोटेशियम आयन जब बाहर निकलने की सोचेगी, पोटेशियम एनर्जी इतना जब ये बाहर आएगी, कौन आएगी? पोटेशियम आयन जब बाहर आएगी के प्लस जब बाहर जाएगी तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पुनः विध्रुवीकरण उसको बोलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे? हम लोग क्या बोलते हैं? पुनः विध्रुवीकरण बोलते हैं ना। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये कहाँ? इसके बाद में ये देखता हूँ कि पुनः विध्रुवीकरण क्यों? देखो, हम सबसे पहले ये बताऊं कि पुनः विध्रुवीकरण इसलिए होता है ना, कि पुनः विध्रुवीकरण इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे पोटेशियम आयन फिर पुनः भाग रहा है। अब बाहर पोटेशियम के प्लस बाहर जाने की वजह से पुनः विध्रुवीकरण हो जाता है। जब पोटेशियम आयन बाहर जाती है, पहले क्या आती थी? पोटेशियम आयन बाहर जा रही थी, फिर उसको हम क्या बोलते थे? ध्रुवीकरण बोलते थे। फिर सोडियम आयन अंदर आ रहे थे, उसको विध्रुवीकरण डिपोलराइजेशन बोल रहे थे।
यहाँ पे -55 का जो वैल्यू होती है, थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ गर्थ इम्पल्स ऑफ जनरेशन होती है, और हम देखते हैं 30 जो होती है ना, उसको एक्सपोनेंशियल जनरेशन भी कहते हैं। लेकिन हम लोग फिर यहाँ पे भाई दूसरे अवस्था में क्या होगा कि पोटेशियम आयन बोल रहा था, नहीं, अब हम क्या करेंगे, पोटेशियम आयन निकल रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं पुनः विध्रुवीकरण। पुनः विध्रुवीकरण एग्जाम में ये भी पूछेगा, भैया हमको ये बता दो तुम कि पुनः विध्रुवीकरण क्यों होता है। भैया पुनः विध्रुवीकरण इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे पोटेशियम आयन क्या बाहर निकल रहा है। जब पोटेशियम आयन बाहर निकलेगा तो हम लोग बोलबे ना करेंगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, पुनः विध्रुवीकरण। जब ये पोटेशियम आयन बाहर आ जाए तो यहाँ पे क्या 70 मेगावोल्ट -70 मेगावोल्ट ये क्या होते हैं, रिकवरी स्टेट में चले आते हैं, और यहाँ पे हमें क्या होते हैं, स्टिमुलस यहाँ से पैदा होती है। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक। यहाँ पे क्या हो गया, सेकेंड स्टिमुलस। जब स्टिमुलस पैदा होती है तो यहाँ पे विध्रुवीकरण होती है, -55 को थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ इम्पल्स देते हैं, और उसके बाद पुनः विध्रुवीकरण, पोटेशियम आयन बाहर चले जाती हैं। तो इसका जो एक मेन पॉइंट है वो मेन पॉइंट यहाँ से है, और मेन पॉइंट वो मैं बता रहा हूँ। अरे यहाँ तक किसी को दिक्कत तो बताओ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको पूरा दिमाग में ये रहे। इसको ये कहते हैं मेन वैल्यू कमांड, याद रखना है क्या क्या होती है, कब बाहर निकलती है। ओके, उसके बाद हम चलते हैं कि न्यूरॉन। तो ये बताए थे कि भाई न्यूरॉन में एक क्या होती है, माइलिन शीथ होती है, माइलिनेटेड शीथ होती है। न्यूरॉन 2 टाइप से होते हैं। हम तो कितना अभी तक में न्यूरॉन बता दिए, 2 टाइप्स, 5 टाइप्स, 5 बहुत सारा न्यूरॉन बता दिए हैं। अब मैं फिर ये बता रहा हूँ भाई, न्यूरॉन के फिर 2 टाइप्स होते हैं। क्या मैं बताना चाहूँगा, तो मैं फिर ये बता रहा हूँ कि न्यूरॉन्स के 2 टाइप्स होते हैं। मैं इसको पूरा साफ कर दे रहा हूँ, उसके बाद बताऊँगा न्यूरॉन कितने होती हैं, 2 टाइप्स होती है। वो 2 टाइप्स कौन कौन होती हैं वो मैं अभी जस्ट मैं आपको बताता हूँ। न्यूरॉन 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है माइलिनेटेड न्यूरॉन, एक होता है अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन। देखो एक न्यूरॉन, यहाँ पे बोर्ड नहीं दिख रहा है ना, न्यूरॉन भी कितना होती है, 2 टाइप्स होती है, एंड न्यूरॉन भी कितना होती है, 2 टाइप्स होती है। एक होता है माइलिनेटेड न्यूरॉन, एक होता है अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन। अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन, जहां तक कोई दिक्कत। देखो माइलिनेटेड न्यूरॉन क्या होती है और अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन क्या होती है, अब मैं उनके बारे में कुछ देख लेता हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा। इसके बाद जो टॉपिक होगा वो बताऊंगा ट्रांसमिशन। क्या बताऊंगा उसके बाद मैं बताऊंगा ट्रांसमिशन, भाई आवेग का हस्तांतरण, एक जगह से दूसरे जगह आवेग किससे जाता है। तो आज का मैं टॉपिक यहाँ तक बता के आज टॉपिक खत्म करूंगा, और कल जो लेक्चर कितना आएगा, लेक्चर 4 तो ये हो जाएगा। लेक्चर 5 में जो होता है ट्रांसमिशन, आवेग का जो ट्रांसमिशन है एक जगह से दूसरे जगह कैसे होता है, क्यों होता है, माइंड तक कैसे जाता है, उनके बारे में बताऊंगा। चलो पहले मैं इनको देख लेता हूँ, माइलिनेटेड न्यूरॉन क्या होती है और अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन क्या होती है। तो सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि ये क्या होती है, एक न्यूरॉन मान लो, और यहाँ पे ये जो होती है ये क्या होती है, माइलिनेटेड होती है। ये क्या होती है, माइलिनेटेड होती है। और माइलिनेटेड न्यूरॉन के हम बीच में बताए थे जो खाली स्थान होती है उसको रेनवियर ऑफ नोड्स बोलते हैं, रेनवियर का नोड भी बोला जाता है। जो बीच में आप लोग खाली स्थान देख रहे हैं, और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो बीच में देख रहे हैं इनको हम कलर कर दे रहे हैं, इनको हम जो रेड कलर से बोले इसको माइलिनेटेड न्यूरॉन्स बोलते हैं। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, ये जो कलर इसको क्या बोलते हैं, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स बोलते हैं। और यहाँ पे एक अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन क्या होती है, एक यहाँ पे हम इसे दे देते हैं, एक न्यूरॉन यहाँ पे होती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमेशा ये याद रखना, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पे क्या होगा, एक पॉजिटिव, पेन ही नहीं चल रहा है, इसका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव। ओके, और यहाँ पे
तो पहले यहाँ पे देख लो, और इसको हम लोग क्या सैलिटरी कंडक्शन भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइलेटेड न्यूरॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, सैलिटरी कंडक्शन। इसको सैलिटरी कंडक्शन बोलते हैं। और ये जो होता है क्या होती है, ये आवेग को तेजी करती है, तेजी से होगी। इसमें जिसमें जो क्या होती है, जिस न्यूरॉन में जो न्यूरॉन होते हैं उसके एक्सॉन में जो क्या होती है, माइलिनेटेड होती है। और जिसमें माइलिनेटेड ज़्यादा होगी भाई, उनका इम्पल्स ज़्यादा ब्रेन तक पहुंचेगा। और देखते हैं ना, बहुत ऐसा जो मेन देखते हैं वो क्या होते हैं, उसको कुछ बोल भी रहा है ना तो उसको समझ में नहीं आ रहा है। मतलब उसका कहना है कि उनको क्या होते हैं, माइलिनेटेड जो होती है भाई, उनको बहुत उतना नहीं है, अरे वैसे नॉर्मल में कहा जाए। और ये जिसको माइलिनेटेड क्या होती है, ज़्यादा होती है, यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे लिख दो, सैलिटरी कंडक्शन क्या होती है, तेजी से होगी। इम्पल्स आवेग का जो हस्तांतरण होगा ज़्यादा होगा और तेजी से होगा। जिसमें माइलिनेटेड क्या होगा, माइलिनेटेड न्यूरॉन में क्या होगा, इम्पल्स क्या होगा, तेजी से होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत। और हम लोग माइलिनेटेड न्यूरॉन को क्या बोलते हैं, सैलिटरी कंडक्शन बोलते हैं, कोई दिक्कत। और हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमारा जो कोई भी इम्पल्स है यहाँ पे जनरेट हुआ तो सीधा यहाँ पे फान के यहाँ पे आएगा, और फिर यहाँ से फान के यहाँ पे आएगा। यानी उसका गैप लेके दूर दूर भाग रहा है, यहाँ से लेके वहाँ तक, यहाँ न्यूरॉन से एक्सॉन से एक्सॉन को देगा, वहाँ से वो उनको देगा। यानी उसको नया नया बड़ा गैप मिल रहा है। और वो किसमें होता है, माइलिनेटेड न्यूरॉन में होता है, यहाँ से लेके यहाँ से। लेकिन भैया जिसकी अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन होती है उसमें क्या होती है, उसमें ये होती है कि इसमें एक ही न्यूरॉन के अंदर ट्रेवल होती है। इसमें आप लोग देख रहे हैं ना, अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन में इसमें एक ही कि ऐसे क्या होगा, एक ही न्यूरॉन के अंदर क्या होगा, ट्रेवल होगा ऐसे। इसको हम लोग कंडक्शन बोलते हैं। इसको बोलते हैं क्या, कंडक्शन। एक ही न्यूरॉन के अंदर क्या होगा, ऐसे होगा। यानी भाई आप ये बताओ, यानी जो धीरे धीरे एक ही गैप में होगा वो तो भाई लेट से देगा। और लेकिन जिसमें माइलिनेटेड न्यूरॉन होती है वो क्या होती है, यहाँ से लेके वहाँ पे क्या होगी, तेजी से होगी, यानी फास्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो आज का लेक्चर यहाँ पे हम जो आवेग थी, जो इम्पल्स थी, जो मैं आज आप लोग को बता रहा था, यहाँ पे वो चैप्टर खत्म, वो टॉपिक खत्म कर दिए हैं। और वो टॉपिक का क्या नाम था कि जनरेशन और कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। यानी हमारा जो आवेग की जो उत्पत्ति थी, ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया। और दूसरा टॉपिक चालू करेंगे हम, ट्रांसमिशन। जो हमारा न्यूरॉन्स होता है, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को जो इम्पल्स देता है और ब्रेन तक जो पहुँचाता है भाई, वो कैसे पहुँचाता है। और वो जो अगला टॉपिक में ये भाई ये सब भी कवर हो जाएगा। और यही नीट व्यू के लिए जो मेडिकल का एग्जाम दोगे या नीट का दोगे, इसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आप लोग ये लाइन बाय लाइन, लेक्चर बाय लेक्चर पढ़िए। और यहाँ पे जो कोई भी दिक्कत यानी प्रॉब्लम हो रहा है वो हमको बताने का प्रयास कीजिए। ओके, थैंक यू। और ये कल का लेक्चर क्या होगा, कल का लेक्चर होगा ट्रांसमिशन। जो अगला लेक्चर में होगा उन लेक्चर का नाम क्या होगा, ट्रांसमिशन। कोई दिक्कत, उसका होगा ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। आवेग का नाम ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स क्या होगा, लिख लो यहाँ पे, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। आवेग का क्या होगा, हस्तांतरण। और हस्तांतरण क्या होती है, ट्रांसमिशन क्या होती है, पहले उनके बारे में मैं देखूंगा, उसके बाद में आगे बताने का प्रयास करूंगा। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं।